Hello students, welcome to my YouTube channel अमित साहू फिजिक्स। टुडे आई विल स्टार्ट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो अभी जो पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। मतलब किसी प्लेन सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से शो करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना क्लियर हुआ। और सेकंड पॉइंट जो बोल रहे हैं अपन, फाई जो होगा वो किसके? एरिया के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया वेक्टर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। या बोल सकते जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ लाइन्स भी होंगे। तो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करना पड़ेगा और साथ में एरिया वेक्टर को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो यही इसका फार्मूला आ जाता है। फाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ई और ए के, वेक्टर ई और वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है बच्चों? पता है आपको? ई ए कॉस थीटा। क्या लगता है? ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लगता है? कॉस थीटा लगता है। इतना क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपने को समझना है, तो उसके लिए समझना पड़ेगा क्या? एरिया वेक्टर को। किसको समझना पड़ेगा? एरिया वेक्टर को अपने को समझना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर को दो तरीके से समझते हैं। पहले कौन से? 2D बॉडी के लिए। फिर किसके लिए समझेंगे? 3D बॉडी के लिए। तो 2D बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। 2D बॉडी के लिए ये पॉइंट बहुत आराम से नोट करिएगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। मतलब 2D बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए 3D बॉडी के लिए देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always normally outwards। समझ में आ गया? तो दोनों चीज़ को देख लेते थोड़ा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, मान लो एक प्लेन सरफेस मैं एज्यूम करके चलता हूँ इस तरीके से, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से दोनों साइड एरिया वेक्टर कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर। जैसे मान लो एक सरफेस है ऐसा, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? प्लेन सरफेस का नॉर्मली परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ऐसा इस साइड कैसा होगा? ऐसा होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर जो है क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब किसके लिए 3D बॉडी की बात करते हैं। तो 3D बॉडी के लिए देखिए इस तरीके से अपन देखते हैं। ये क्यूब बना दिया मैंने 3D बॉडी के लिए। अब इसमें देखिए ये वाला सरफेस है, इसके आउटवर्ड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, ये छिपा हुआ जो पार्ट है उसको देखते हैं, उसका एरिया वेक्टर इसके आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये नीचे वाली जो बॉडी है इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये इस तरीके से। ये जो वाली बॉडी है इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस तरीके से होगा। समझ में आ गया? और बच गया कौन सा? जो फ्रंट वाला और बैक वाला। तो जो फ्रंट वाला है उसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और जो बैक वाला है क्यूब का उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से क्या होगा? इसमें बोल सकते हैं 2D में क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस होगा, और 3D बॉडी के लिए कैसा होगा? नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। तो ये अपने को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन सरफेस अपन एज्यूम करते हैं। इस प्लेन सरफेस से अपन देखते हैं ये क्या है? इसका एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर को अपन क्या ले सकते हैं? एस भी ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इस तरीके से। कितने एंगल के साथ? थीटा एंगल। तो एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल मान लो कितना है? थीटा है। तो इसमें एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always along the direction of एरिया वेक्टर। आपको याद करना है, इसको दिमाग में बैठाना है।
पहला पॉइंट जो बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा हमेशा एरिया वेक्टर के क्या होगा, एलॉन्ग होगा। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट, ई कॉस थीटा, क्योंकि एरिया वेक्टर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ये दो कंपोनेंट बनेंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो इसमें देखा जाए तो एरिया वेक्टर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा कंपोनेंट है। तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट को ही अपन लेके चलेंगे, यहाँ पे ई साइन थीटा कंपोनेंट को नहीं लेके चलोगे, क्योंकि रूल बोलता है कि, रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेके चलना है, जो एरिया फैक्टर के क्या होगा, अलोंग होगा। तो एरिया वेक्टर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा। तो इसी एरिया वेक्टर है ना, और ये ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा यहाँ पे क्या, फ्लक्स। तो ये हो गया फ्लक्स का फार्मूला, फाई इज इक्वस टू ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पे देख सकते हैं फाई इज इक्वस टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये दो पॉइंट अपने को याद रखना है। पहला, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एंड सेकंड, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इतना समझ में आया। अब स्मॉल एरिया के लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्मॉल एरिया लेके चलता हूँ। इस तरीके से कोई भी शेप का ले सकते हो आप। इसका जो एरिया वेक्टर है वो मान लो कितना है, वेक्टर डी एस, या ले सकते हो आप वेक्टर डी ए भी ले सकते हो, है ना, आपके ऊपर है। ठीक है, आप एरिया को ए से शो करो या ऐसे शो करो, लेकिन लिखना वहाँ पे दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, यहाँ से जो पास हो रही कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब देखिए, अब मैंने रूल में लिखाया था कि हमेशा अपने को कौन सा कंपोनेंट लेके चलना है, जो डी एस के लॉन्ग होगा। तो डी एस के लॉन्ग ई का कौन सा कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ये वाला ई कॉस थीटा और साथ में क्या, डी एस। तो यहाँ पे अगर डी एस छोटा एरिया है तो इसका फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो डी फाई इज इक्व टू आ गया ई डी एस कॉस थीटा। और इसी को लिख सकते हैं डी फाई इज इक्व टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब देखिए, छोटा एरिया का निकल गया, अब पूरे का निकालना है। तो नेट फ्लक्स विल बी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ क्या होता है, फाई। इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एक्स। वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर डी एस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू मान लो कितनी है, कोई सरफेस है जिसका एरिया कितना है, मान लो ए है, या ले सकते हैं एस ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ए इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, कब की कंडीशन है ये, जब ई यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना भाई, अगर ई कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में उसको बाहर ले लेंगे अपन इंटीग्रेशन से, है ना। उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अपन क्या करते हैं, जैसे 2x होता है तो 2 को कॉमन लेते कि नहीं लेते, तो वैसे ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, होल एरिया, पूरा एरिया, तो उसको ए लेके चलेंगे। तो यहाँ पे फाई इज इक्व टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये था किसके लिए, एक स्मॉल एरिया के लिए। समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ सबको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू दी हुई है कितनी, -2i + 4j - 7k इज अप्लाइड ऑन अ मेटालिक शीट हैविंग वेक्टर डी एस। मतलब एरिया दिया हुआ है कितना, 5i - 8j, ये अपने को दिया हुआ है। अपने को फ्लक्स निकालना, सिंपल फार्मूला, फ्लक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, ई डॉट वेक्टर ए। ये वेक्टर ए की वैल्यू ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई की वैल्यू -2i + 4j - 7k इंटू वेक्टर ए की वैल्यू 5i - 8j। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, -2 × 5 कितना हो जाएगा, -10, j 4 × -8, 8 4 = -32, और ये हो जाएगा -7, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0।
ये कितना आ गया -42, कितना आ गया इसकी वैल्यू -42 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, क्योंकि ई की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम हो गई और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई -42। कितना क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल लेके चलते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स, तो पहला क्वेश्चन दिया इस तरीके से दिया हुआ है, इसका अपने को फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्या हो रही है पास हो रही है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से पास हो रही है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है सरफेस की क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, कितनी हो जाएगी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, एलोंग एक दूसरे के क्या है एलोंग है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई ई ए की वैल्यू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ये तो बच्चा बता देगा है ना, और ये कॉस थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर आ गया फाई इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर, तो इतने अमाउंट का यहाँ पे क्या होगा फ्लक्स होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला केस। अब सेकंड वाला केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पास हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया नहीं है क्योंकि सरफेस ऐसा है, सरफेस आपका ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रही है इधर ऐसा, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा परपेंडिकुलर। तो इसको तो मैं ऐसा बना नहीं सकता ना, तो इसको मैं ऐसा शो कर देता हूँ। तो ये कौन सा वेक्टर है एरिया वेक्टर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। क्या होगी 90 डिग्री भाई, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में और ये इसका एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट ए, या ऐसे ले सकते हो, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस 90। इतना क्लियर हुआ। और ए की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो एरिया है ना, तो कॉस 90 वैसे भी 0 हो गया, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इतना क्लियर है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या निकालना है अपने को फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मतलब टोटल निकालना, नंबर ऑफ लाइन्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेट रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव 1 कूलम ऑफ चार्ज इन वैक्यूम। मतलब यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू दी हुई है, मतलब Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 कूलम। तो हमारे पास फार्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q की वैल्यू कितनी 1 कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आएगी 1.13 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक बेसिक क्वेश्चन था, तो 1 कूलम ऑफ चार्जेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो ये अपने को बताना है कितना होगा 1.13 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये क्यूब दिया हुआ है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो रही है पास हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है इससे पास हो रही है। इसका जो एरिया है क्यूब का वो दिया है स्मॉल ए, एक्स वाई जेड एक्सिस पे प्लेस्ड है, वेक्टर ई की वैल्यू E0 आई दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ से वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा E0 होगा, है ना भाई, ये तो अपन पढ़े हुए हैं वेक्टर से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा E0 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब इसमें कितने फेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना भाई। क्यूब में कितने फेस होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फेस का अपन निकालते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पहला फेस हो गया, ये कौन सा फेस हो गया पहला फेस। तो पहला फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई 1 लेके चलते हैं। तो फाई का फार्मूला अपन को पता है क्या होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा इस साइड होगा एरिया वेक्टर, इसका होगा कि नहीं होगा। तो ई और ए का डायरेक्शन कैसा हुआ अपोजिट हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस 180 अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इधर है, तो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से फाई 1 की वैल्यू आ गई ई ए एरिया ऑफ ये वाले फेस का एरिया हाइट इंटू ब्रेड, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया है ना। तो ये हो जाएगा ई इंटू ए स्क्वायर कॉस 180 मतलब -1, तो माइनस ई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब फाई 2 लेते हैं किसका सेकंड फेस का, सेकंड फेस मतलब ये लेके चलते हैं अपन, ये वाला फेस, ये जो फेस है ये लेके चलते हैं अपन सेकंड नंबर का। तो सेकंड फेस का एरिया कहाँ होगा इसके ऊपर डायरेक्शन में नॉर्मली, है ना, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस। तो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, तो ई और ए के बीच का एंगल कितना हो गया
90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। चलिए अब फाई 3 लेके चलते हैं थर्ड फेस का। थर्ड फेस मतलब ये वाला, ये जो फेस है, तो इसका एरिया कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस कितना डिग्री, अलोंग, दोनों एक डायरेक्शन में 0 डिग्री। तो यहाँ पे ई इंटू आ जाएगा ए स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब 5 फोर्थ सरफेस का लेके चलते हैं। फोर्थ सरफेस मतलब ये सामने वाला, ये जो सरफेस है, तो इस फोर्थ सरफेस का एरिया कहाँ होगा, ठीक है, आपकी तरफ होगा, इस तरीके से एरिया है ना, आपकी तरफ होगा, ऐसा एरिया होगा। तो ई और ए के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ई डॉट ए कॉस 90 कितना आ जाएगा 0। अब देखते हैं 5 और 6 की वैल्यू। फिफ्थ और सिक्स्थ सरफेस मतलब कौन सा, आप बोल सकते हो इसमें ये जो नीचे की तरफ वाला सरफेस है और वो जो पीछे छिपा हुआ है, तो पीछे छिपा हुआ सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्डर, पीछे छिपा हुआ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्डर, मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, कॉस 90। अब जो नीचे वाला सरफेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और नीचे जो सरफेस है इसके नीचे साइड, इस साइड है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो नीचे सरफेस का एरिया कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इसका एरिया हो गया। तो यहाँ भी कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो 5 और 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखते हैं नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। अब देखिए ये सब तो पूरा 0 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए φ1 और φ3 की वैल्यू क्या है माइनस और एक क्या है प्लस है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की बात करते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो किसके इक्वल होगा बोल रहे हैं, नेट चार्ज जो भी इनसाइड होगा, इनसाइड चार्ज क्यू इनसाइड अपॉन 1/ε0 टाइम्स। समझ में आ गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू इनसाइड का कितना टाइम्स होगा 1/ε0 टाइम्स होगा। किसके लिए, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके लिए, फॉर क्लोज्ड सरफेस, किसके लिए, फॉर द क्लोज्ड सरफेस, जिसको अपन गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस को ही क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू इनसाइड अपॉन ε0। बट अपने को फाई का एक और फार्मूला पता है, ई डॉट डी एस, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पे एक सिंबल लगाते हैं जो शो करता है सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट डी एस वैक्टर में और इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। इतना क्लियर हुआ। तो ये जो फार्मूला है वो कहलाता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम बोलता है कि जो इनसाइड चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कितना टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। इतना क्लियर है। अब इस गॉस थ्योरम का एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज का क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सभी तरफ होगा, चारों तरफ, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। इस तरीके से सब तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें अपन एज्यूम करते हैं, मान लो एक छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट का जो एरिया है वो क्या है, डी एस है, और ये क्या है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही छोटा छोटा सब जगह क्या होगा, यहाँ पे पार्ट होगा डी एस 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 डी एस, सब तरफ। सेंटर है देखो, इस तरीके से ऐसा होगा सब तरफ, इधर होगा, इधर होगा, चारों तरफ, सब तरफ आपको क्या दिखेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती हुई दिखाई। इतना से अपन एज्यूम कर सकते हैं ऐसा कि एक पॉइंट है, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब तरफ। इस तरीके से अपने को क्या होगा, एज्यूम कर सकते हैं अपन। इतना क्लियर हुआ। तो ये ई डी एस हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस डी एस क्या हो जाएगा भाई, फाई इज इक्वल टू, पढ़ें इंटीग्रेशन लगा दो, ई डॉट डी एस होगा। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1,
तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटीग्रेशन डी एस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ई क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म, या बोल सकते हैं कांस्टेंट है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अब देखिए वेयर ई इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज के कारण पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मान लो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मान लो आर है, या रेडियस बोल सकते हैं, यहाँ का कितना है, आर है। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ई की वैल्यू होगी। एंड डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, डी एस की वैल्यू, डी एस सब जगह सब जगह सब जगह पूरा क्या बना रहा है, स्फीयर का क्या बना रहा है, एरिया। स्फीयर का क्या बना रहा है, एरिया। और स्फीयर का एरिया मतलब होता है पूरा चारों तरफ क्या बनाएगा, एक स्फीयर बनाएगा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई और आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू जो होता है वो क्या होता है, इनसाइड चार्ज या इनक्लोज चार्ज। क्या होता है, इनसाइड चार्ज या इनक्लोज चार्ज। तो ये था गॉस थ्योरम। इतना क्लियर हुआ। चलिए गॉस थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए एंड गॉसियन सरफेस बी डेट इनक्लोजेज द चार्ज पार्टिकल सोन इन फिगर। द वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल आर, Q1 की वैल्यू, Q2 और Q3 की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले फॉर सरफेस ए, फॉर सरफेस ए, ठीक है, कौन सी सरफेस के लिए देख रहे हैं, ए सरफेस के लिए। तो ए सर फाई का फार्मूला होता है Q इनसाइड जितने भी चार्ज होंगे अपॉन होता है एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सबसे पहले सरफेस ए को देखते हैं। सरफेस ए के अंदर कितना चार्ज है, Q1 Q2 एंड Q3, क्योंकि Q3 भी इसके अंदर है और Q1 Q2 भी क्या है, इसके अंदर आ रहा है, इनक्लोज चार्ज के अंदर। इसके अंदर कितने चार्ज इनक्लोज्ड है, तो कितने चार्ज, Q1 Q2 और Q3, क्योंकि सरफेस ए ले रहा हूँ। तो सरफेस ए के अंदर देखा जाए तो इनक्लोजेड चार्ज कौन कौन से, Q1 Q2 एंड Q3। मतलब इनसाइड में जो चार्ज है वो कौन कौन सा है, Q1 Q2 और Q3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये किसकी वैल्यू होगी, नेट चार्ज की वैल्यू, अपॉन हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q2 की वैल्यू -41 इंटू 10⁻⁹ प्लस 73 इंटू 10⁻⁹, और ये -65 माइनस प्लस -65 इंटू 10⁻⁹, और अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे वो किसकी निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3.7 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई अपनी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। किसके लिए, सरफेस ए के लिए। तो सरफेस ए के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो -3.7 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फॉर सरफेस बी। फॉर सरफेस बी, तो सरफेस बी के लिए फिर से फॉर्मूला कहते हैं फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इनसाइड अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और इस पर क्यू इनसाइड कितना होगा देखिए, तो सरफेस बी के अंदर इनसाइड कौन कौन सा चार्ज है, Q1 और Q2। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 ऐड कर दीजिए, -41 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू 73 इंटू 10⁻⁹, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12। अब यहाँ पे ये मत करना भैया कि Q3 को भी मैं ले लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, है ना। तो Q3 क्या है, इसके इनसाइड नहीं है ना, तो अपन उसको लेके नहीं चलेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड वाले का फ्लक्स आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी +3.6 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया बी सरफेस पे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना क्लियर है। चलिए कुछ गॉस थ्योरम के क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स। इस शेप का फ्लक्स निकालना है कि इससे कितना फ्लक्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, ये पूरा फार्मूला जो बना है पूरे क्लोज सरफेस के लिए बना है। अगर वो क्लोज सरफेस है, पूरी तरीके से गॉसियन सरफेस है, तो उस कंडीशन में उसका नेट फ्लक्स, चाहे वो कोई भी शेप का हो, शेप पे डिपेंड नहीं करता, समझ में आ गया। तो वो कोई भी शेप का हो, उसका जो नेट फ्लक्स का फार्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फिक्स है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है टोटल फ्लक्स की वैल्यू। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए
अगर मैं देखूँ तो यहाँ से जो फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से बाहर निकलेगा, ऐसा बाहर इधर भी निकलेगा, है ना। तभी तो ऊपर ओपन है, तो इसको क्लोज बनाते हैं। क्लोज कैसे बनाएंगे, तो ऊपर एक और सिलेंडर ड्रॉ कर दो इस तरीके से। ऊपर भी L/2 ले लिए, सिमेट्रिकल, है ना। क्या लेना है इसको, सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट से लेना है, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये ऊपर है, नीचे L/2, ऊपर भी क्या हो गया, L/2 हो गया, मतलब ये क्या बन गया, एक फुल सिलेंडर। तो फाई फॉर क्लोज्ड सिलेंडर, तो फाई फॉर क्लोज्ड सिलेंडर क्या होता है, Q/ε0, ठीक है। अब फाई फॉर किसके लिए निकालना है, ये हाफ वाले के लिए निकालना है। तो फाई फॉर हाफ सिलेंडर, हाफ सिलेंडर, तो हाफ सिलेंडर का जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, जस्ट आधा, तो Q/2ε0। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब किसका निकालना है, इस हेमिस्फीयर का निकालना है। तो हेमिस्फीयर का फाई क्या हो जाएगा, फाई फॉर हेमिस्फीयर स्फीयर, फाई फॉर स्फीयर। तो पूरे स्फीयर अगर इसको मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर। इस तरीके से पूरा जितना नीचे की तरफ होगा उतना ही क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो टोटल इसका नेट फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0 होता है। अब फाई फॉर हेमिस्फीयर निकालना है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, उसका जस्ट हाफ होगा। तो यहाँ पे फाई फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, Q/2ε0। तो कुछ लॉजिकल वाले क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा के रखना है कैसे निकालना है इसको। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये सरफेस दिया हुआ है, एक फेस दिया हुआ है। इस फेस से A/2 डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ क्या निकालना है अपने को, एक चार्ज रखा गया है, इसका पूरा क्या निकालना है, इसके इस चार्ज के कारण इस पर कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, एक क्यूब। देखिए ये क्यूब बन गया। अब देखिए ये वाला सरफेस जो है ये मैं शो कर देता हूँ ऐसा, ये मान लो ये वाला सरफेस है। अब इससे A/2 मतलब इसके सेंटर पे एक +Q चार्ज रखा हुआ है। A/2 डिस्टेंस मतलब इसका सेंटर से होगा, यहाँ से डिस्टेंस A/2 पे एक चार्ज। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, A। टोटल कितना हो गया, A। ये भी A हो जाएगा, सब पूरा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। मतलब सेंटर पे है, सेंटर A/2 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 A/2, टोटल कितना हो गया, A। ये भी कितना हो गया, A हो गया, मतलब एक क्यूब बनाएगा। तो ये पूरे क्यूब का क्यूब क्या बन गया, एक क्लोज सरफेस बन गया फ्रंट बैक करके। तो फाई फॉर क्लोज्ड क्यूब, क्लोज्ड क्यूब क्या हो जाएगा, फाई फॉर क्लोज्ड क्यूब कितना हो जाएगा, Q/ε0। हम पढ़े हैं कि क्लोज सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/ε0 होता है। अब किसका, एक फेस का निकालना है। तो फाई फॉर ईच फेस, कोई भी एक फेस का, जैसे फिलहाल तो इसी का बोल रहा है। तो ईच फेस का कितने फेस होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा Q/6ε0। तो यहाँ पे जो इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/6ε0 होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब चार्ज जो है इसके यहाँ पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे एक क्यूब है, क्यूब के बैक कॉर्नर पे। जैसे ये डस्टर ले लिया, तो डस्टर मान लो एक क्यूब का काम कर रही है, पूरा बॉडी है ना। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो अब इसमें समझना है सबसे पहले फाई फॉर यहाँ पे ले सकते हैं किसका, टोटल क्यूब। टोटल क्यूब क्यों बोल रहा है, अब देखिए इसको भी क्लोज सरफेस बनाना है, ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक सरफेस हो गया, यहाँ एक सरफेस हो गया दूसरा, ठीक है। वैसे ही सेम ऊपर में भी होगा, इधर भी ऊपर में होगा। इस तरीके से 1 2 3 और 4 कितने सरफेस हो गए, 4। अब जैसे ये बैक में है तो इधर भी कितने सरफेस होंगे, टोटल 4 सरफेस होंगे। तो कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया। तो 5 फॉर टोटल क्यूब कितना हो गया, Q/ε0। और यहाँ पे लिखेंगे 5 फॉर ईच क्यूब। तो ईच क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q/8ε0। 8 क्यूब बना, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक क्यूब बनेगा, ऐसा। फिर यहाँ पे भी एक क्यूब बनेगा, इस तरीके से अपन बना सकते हैं, ऐसा है ना, इस तरीके से। यहाँ पे भी एक क्यूब बनेगा, है ना, ऐसा। अब देखो जितना सामने 4 फेस है तो वैसे पीछे भी कितना फेस होगा, 4 फेस होगा। सामने कितना फेस है, 4 फेस है, 4 फेस है। तो यहाँ पीछे क्योंकि ये बैक साइड में है तो उसके पीछे भी कितना फेस बनेगा, 4 फेस। क्लोज सरफेस बनाना है तो टोटल 4 और 4 मिला के कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फॉर ईच क्यूब, Q/8ε0। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करके चलना है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। उम्मीद है बच्चों आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का एक पार्ट क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इतना क्लियर हुआ। तो जैसा बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होता है तो आसानी से आप क्वेश्चन और थ्योरी डेरिवेशंस
आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आपको सबसे पहला काम है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप आराम से डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप डेरिवेशन आसानी से समझ सकते हो, और साथ ही साथ उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।